नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हाई कोर्ट्स। ओके, तो हाई कोर्ट्स देखेंगे हम लोग ने अभी तक। जितना भी आपका यूनियन का जो पार्ट है, जैसे कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट, ये हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम लोग ने स्टेट्स पे है। स्टेट्स पे मैंने आप लोग को प्रेसिडेंट का काउंटर पार्ट गवर्नर करा दिया। वाइस प्रेसिडेंट का काउंटर पार्ट कोई होता ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का काउंटर पार्ट हम लोग चीफ मिनिस्टर कर लिया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी इसी में हो गया। अब हम लोग आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट का काउंटर पार्ट हाई कोर्ट। ओके, सो दिस विल कंप्लीट आपका, क्या बोलते हैं, आपका यूनियन कंप्लीट हो चुका है, आपका स्टेट भी आज कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द 15th वीडियो। ओके, सो दिस विल, यस आई थिंक, यस 15th, यस इट विल बी 15th वीडियो आपका इस सीरीज में, पॉलिटी के सीरीज में। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज करेंगे। उसके बाद जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लेकिन इंपॉर्टेंट वंस हैं, उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर स्टैट्यूटरी बॉडीज वगैरह या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडीज, जितने भी आपके बॉडीज हैं, उन सबको हम लोग देखेंगे बारी बारी से। एंड वी विल वाइंड अप। ओके, तो मतलब ये जो कोर सेक्शन था वो आप लोग का यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। अब उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और फिर उसके बाद वो सब चीज़ें आएंगी। ऐसा नहीं है कि वो सब नहीं आती यूपीएससी में। यूपीएससी में वो सारे के क्वेश्चन भी सब के सब आते हैं, आ चुके हैं, आपके भी आएंगे। इसका कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ वो सब नहीं आएंगे, ऐसी बात नहीं है। सब कुछ इंपॉर्टेंस है। बट आप लोगों को मैंने वीडियो के इस प्लेलिस्ट के स्टार्टिंग में बोल दिया था कि जो आपका वीडियो का अरेंजमेंट होगा वो डिपेंडिंग अपॉन द वेटेज के बेसिस पे होगा, कि इंपॉर्टेंस के बेसिस पे होगा। ओके, सो राइट नाउ जितना हम लोगों ने डिस्कस किया है, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वंस। एंड द नेक्स्ट वंस विल बी द इससे कम वाले इंपॉर्टेंट, और फिर उसका लास्ट में होंगे इससे भी कम वाले। ओके, सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर, मैंने पहले ही बता दिया था। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द हाई कोर्ट। ओके, हाई कोर्ट आपके पार्ट 6 में यहाँ से यहाँ तक मेंशन किए गए हैं। ओके, और इसके अंदर आपके हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन, पावर्स, प्रोसीजर्स, इंडिपेंडेंस वगैरह सब कुछ यहाँ पे मेंशन करके रखा है। ओके, नेक्स्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन ओवर रेवेन्यू मैटर। ठीक है, रेवेन्यू मैटर के ऊपर जुरिस्डिक्शन देता है। ये इसकी एक सिग्निफिकेंट बात है। मैं इसको क्यों अलग से बताया जा रहा है, क्यों, क्योंकि आपको अगर सुप्रीम कोर्ट का याद होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट को रेवेन्यू मैटर्स के ऊपर कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं है। ओके, क्यों, उसके लिए बनाया गया फाइनेंस कमीशन। ओके, अब आप कहेंगे कि भाई स्टेट फाइनेंस कमीशन भी तो है, बट स्टेट फाइनेंस कमीशन आपके लोकपाल बोल रहा हूँ, आपके पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज के ऊपर काम करता है, आपके स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर काम नहीं करता। ओके, सो फाइनेंस कमीशन जो है वो यहाँ पे क्या बोलते हैं, आपके यूनियन के लिए है, लेकिन यहाँ पे स्टेट्स के लिए रेवेन्यू मैटर्स के ऊपर कोई भी जुरिस्डिक्शन वगैरह प्रोवाइड किया गया है आपके हाई कोर्ट को। ओके, नेक्स्ट, Constitution empowers Parliament and state legislature to change jurisdiction and the powers of the High Court. High Court का powers and jurisdiction में changes वगैरह करना हो तो ये आपके पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों कर सकते हैं। जनरली जब स्टेट लेजिस्लेचर इस समय कोई भी अल्ट्रेशन करती है, आपके हाई कोर्ट के किसी भी पावर में अल्ट्रेशन करती है, सो जो बिल होता है आपके स्टेट से भले उसको पास कर दिया जाए, बट जब गवर्नर के पास जाता है तो गवर्नर मोस्ट ऑफ द टाइम, याद रखिएगा मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम शब्द यूज किया है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसको प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए क्या बोलते हैं, रिजर्व कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग ने गवर्नर के रूल्स में देखा था कि गवर्नर के पास एक एक्स्ट्रा रोल दिया गया है, प्रेसिडेंट के वीटो के पावर के अलावा एक एक्स्ट्रा वीटो दिया गया है कि वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रख देते हैं उस बिल को। ओके, सो आपको ये समझना होगा कि उस बिल को जब कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रख देते हैं, उसमें मैंने मेंशन किया था कि भाई जब हाई कोर्ट के पावर से ऑल्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ें होंगी तो गवर्नर इज बाउंड टू, इट इज द मस्ट ड्यूटी ऑफ गवर्नर टू रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट। मैंने आप लोग को बताया था कि गवर्नर के दो काम है, जिसमें से एक तो उसके डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, और एक केस में जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि हाई कोर्ट के पावर के अंदर कोई भी छेड़छाड़ करना चाहेगा तो फिर इन दैट केस ही हैज टू रिजर्व द ही शी हैज टू रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, याद होगा आप लोग को, होप करता हूँ, अगर याद नहीं होगा तो वीडियोस वापस से रिवाइज कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट, हाई कोर्ट हर एक स्टेट के अंदर होगा, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन किया गया था। लेकिन सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1956 में पार्लियामेंट ने ऐसा एक व्यवस्था कर दिया कि भाई एक स्टेट या फिर एक से ज़्यादा स्टेट्स, 2, 3, 4,
स्टेट्स के ऊपर, या फिर एक स्टेट, एक यूनियन टेरिटरी या एक से ज़्यादा यूनियन टेरिटरीज के ऊपर एक हाई कोर्ट हो सकता है। समझ में आ रहा है? states, multiple states and high and union territory, multiple union territory and a state, ऐसे कई सारे केसेस में एक ही सिंपल हाई कोर्ट हो सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। ये आपके 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत हम लोग ने इसके अंदर डाल दिया था। ओके, बाकी हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन होगा वो आपके स्टेट के टेरिटरी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, स्टेट का जितना, सपोज कीजिए दिस इज द टेरिटरी ऑफ द स्टेट, सो हाई कोर्ट जो है उसका जितना भी पावर है, जितने भी केसेस वगैरह वो देखेगा, इस टेरिटरी के अंदर आने वाले जो केसेस है वही ही सिर्फ देखेगा। ओके, दिस विल बी द थिंग। ओके, इसमें एक और चीज़ है कि अगर कोई केस यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, इस जुरिस्डिक्शन के अंदर होता है, और फिर वो व्यक्ति यहाँ से भाग जाता है, किसी और जगह पे चला जाता है, सो सिंस कॉज ऑफ द केस हैज बीन अराइज इन दिस एरिया, ये जो कॉज ऑफ द केस है वो इस जगह पे अराइज हुआ है, दैट इज वाई इवन वो यहाँ से भाग के अमेरिका चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको पकड़ के जेब से गिरबान से पकड़ के लाके यहाँ पे केस चला जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द केस। ओके, आप होप करता हूँ आप लोग समझ आ रहा है, ये तो एकदम लॉजिकल चीज़ है, लेकिन ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपके यहाँ पे राइट नाउ इतने हाई कोर्ट्स हैं, जिसमें से 3 जो है वो कॉमन है 2 और मोर स्टेट्स के अंदर, वो सब चीज़ याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली एक ऐसा आपका यूटी है जिसके पास अपना खुद का एक हाई कोर्ट है, कड़कड़डुमा में इसका हाई कोर्ट है, आई रिमेम्बर अच्छी तरीके से, तो वहाँ पे उसका हाई कोर्ट है। ओके, नेक्स्ट, पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू एनी यूटी और एक्सक्लूड द जुरिस्डिक्शन फ्रॉम द हाई कोर्ट। ये तो पार्लियामेंट के पास एक्स्ट्रा पावर दिया गया है कि मैं पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी हाई कोर्ट का पावर्स को, मतलब उसके जुरिस्डिक्शन को रिड्यूस, बढ़ा घटा दोनों भी सकती है। ओके, नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा आपके हाई कोर्ट्स का, तो ये दिया गया है आपके आर्टिकल 216 के अंदर। ओके, आर्टिकल 216 वैसे बहुत ही सिग्निफिकेंट आर्टिकल है, आगे हम लोग बात कर लेंगे, वैसे इसके अंदर सारा का सारा डिस्कस हो ही जा रहा है। ओके, हर एक हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है, चाहे वो एक स्टेट के लिए हो या फिर मल्टीपल स्टेट्स के लिए एक हाई कोर्ट बनाया गया, तो उसके ऊपर एक चीफ जस्टिस होगा, और जितने नंबर ऑफ जजेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहेंगे उतने। ओके, सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्चुअली डिसाइड्स द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा जजेस अलॉन्ग विद द चीफ जस्टिस के साथ, जितने भी एक्स्ट्रा जजेस आने वाले हैं उन सबको डिसाइड करने की अथॉरिटी है आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यू मस्ट बी नोइंग कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनडायरेक्टली करस्पॉन्ड्स टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ओके, किसी भी हाई कोर्ट का कोई भी स्ट्रेंथ आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया, ये पार्लियामेंट ये सॉरी प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ दिया गया कि वो जितने लोगों को चाहे उतने लोगों को यहाँ पे स्ट्रेंथ मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो प्रेसिडेंट डिसाइड्स हाउ मच एक्स्ट्रा जजेस अलॉन्ग विद द सीजीआई, कितने जजेस कहाँ कहाँ पे होंगे, तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। इनफैक्ट इसके एरिया के हिसाब से भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, या पॉपुलेशन के हिसाब से भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, सपोज कीजिए एक स्टेट है ए, एक स्टेट है बी, ठीक है, दोनों की पॉपुलेशन सेम है, एरिया सेम है, तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर भी 2 एक्स्ट्रा जजेस होंगे अलॉन्ग विद द सीजीआई और इसमें भी तो उतने ही होने चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 2 ही जजेस हो, मतलब चीफ जस्टिस अलॉन्ग विद 1 जज, और यहाँ पे हो सकता है एक चीफ जस्टिस के साथ 4 एक्स्ट्रा जजेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया गया पॉपुलेशन का या फिर एरिया का, किसी भी तरीका कोई भी क्राइटेरिया वगैरह भी नहीं दिया गया कि किस बेसिस पे एक्स्ट्रा जजेस की अपॉइंटमेंट की जाने वाली है हाई कोर्ट के अंदर, ऐसा कुछ भी मतलब क्राइटेरिया नहीं दिया गया, सिंपली वो प्रेसिडेंट के अधीन आते हैं, प्रेसिडेंट जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। ओके, नेक्स्ट, जजेस जो भी हैं आपको मैंने बताया था कि भाई जुडिशरी का जितना भी अपॉइंटमेंट होने वाला है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। ओके, नेक्स्ट, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसल्टेशन अलॉन्ग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। गवर्नर ऑफ द स्टेट के साथ अलॉन्ग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन करने के बाद ये अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें कॉलेजियम सिस्टम आ ही जाएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कभी भी अकेले राय नहीं देंगे, इसके साथ आप उनका कॉलेजियम भी साथ में रहेगा। अदर जजेस के केसेस में ये जो चीफ जस्टिस आपके अपॉइंट किए गए हैं उनका भी राय लिया जाएगा, मतलब प्रेसिडेंट जो है वो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट अलॉन्ग विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट के साथ मिलकर बातचीत करके तभी ये डिसीजन लेंगे। ओके, थर्ड जजेस केसेस में ये कहा गया था कि भाई आप अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम सिस्टम से कंसल्ट वगैरह करना पड़ेगा, जिसमें मतलब आपके हाई कोर्ट के जो अपॉइंटमेंट्स होंगे उसके अंदर चारों कॉलेजियम सिस्टम से नहीं बात करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट होगा कि आप सिर्फ 2 ही सीनियर मोस्ट जजेस के साथ बात करोगे, मतलब सीजीआई जो है वो आपके 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ बात करके
अपना डिसीजन देंगे। ओके, नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जजेस के क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एज यूजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया होना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट, उसने कोई जुडिशियल ऑफिस हेल्ड करके रखा हो भारत के टेरिटरी के अंदर 10 साल के लिए, कोई भी जुडिशियल ऑफिस, एडवोकेट भी हो सकता है। ओके, या फिर वो हाई कोर्ट का ही एडवोकेट रहा हो 10 साल के लिए। ओके, नेक्स्ट, कोई भी मिनिमम एज का प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया, जैसे मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस में बताया था कि मिनिमम केस का कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया, इसी वजह से इसका टेन्योर का भी कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया, बस अल्टीमेट एज बता दिया गया कि भाई 65 वर्ष के उम्र तक ये रह सकते हैं, इस तरीके से कह दिया गया, बस और कुछ नहीं। ओके, लेकिन आपके जैसे आपके सुप्रीम कोर्ट में एक एक्स्ट्रा केस था डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का। ओके, डिस्टिंग्विश जूस का याद होगा आप लोगों को कि हमने बात किया था, तो मैंने बताया था कि भाई अगर प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी व्यक्ति को, मैंने अपना एग्जांपल देके बोला था कि जिसके पास जुडिशरी का एक अच्छा खासा नॉलेज होगा वो चाहेगा तो डिस्टिंग्विश जूरिस्ट जो होगा उसको प्रेसिडेंट अपने हिसाब से नॉमिनेट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। ओके, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं दिया गया। ओके, ऐसा सेम टू ऐसा चीज़ यहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर नहीं किया गया। ओके, ओथ एंड अफर्मेशन, ठीक है, तो ओथ कौन दिलाता है? एज मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर रहे हैं, वही सबको ओथ दिलाते हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके स्टेट का लेवल का हो रहा है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के इक्विवेलेंट कौन हो जाता है? गवर्नर होते हैं। ओके, सो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर रहे हैं, यहाँ पे कौन आ जाएगा? स्टेट करेंगे। अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर रहे हैं सबको, चाहे स्टेट का हो रहा है, चाहे हाई कोर्ट का हो रहा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो रहा है, अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ओथ कौन दिलाने वाला है? गवर्नर ऑफ द स्टेट कराने वाला है। ओके, सैलरीज अलाउंसेस ये सब जो होगा वो सब पार्लियामेंट के बेसिस पे डिसाइड, पार्लियामेंट डिसाइड करती है कैसा क्या क्या देना है वो सब चीज़ें, और अपॉइंटमेंट के बाद उसको चेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको याद रखिएगा कि सैलरीज जो है आपके हाई कोर्ट के जजेस की वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिया जाता है, याद रखिएगा। सैलरीज जो है वो हाई कोर्ट के जजेस की वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिया जाता है, लेकिन जो पेंशन्स हैं हाई कोर्ट के जजेस की वो आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है। समझ में आ रहा है? आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आपका सैलरीज दिया जाएगा, और जो आपके क्या बोलते हैं पेंशन्स हैं वो आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाएगा। ओके, टेन्योर ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, तो मैंने आप लोग बताया भाई जिसका अपॉइंटमेंट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया गया कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, वो जब नहीं दिया गया है तो फिर फिक्स टेन्योर हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है भाई, फिक्स टेन्योर हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आपका अल्टीमेट एज 62 होता है आपके हाई कोर्ट के केस में, 65 होता है आपके सुप्रीम कोर्ट के केस में। ओके, तो आपके 62 ईयर्स का आपका अल्टीमेट एज हो जाएगा आपके हाई कोर्ट के लिए। ओके, लेकिन मिनिमम एज कोई भी डिसाइडेड नहीं किया गया। ओके, नेक्स्ट, अगर एज वगैरह से रिलेटेड कोई भी अगर बातचीत वगैरह होगा तो प्रेसिडेंट कंसल्टेशन करेंगे, उसके जो भी डिसीजन देंगे वो फाइनल हो जाएगा। हालांकि ये इतना, ये सब विवादित चीज़ें, ये सब कभी यूज़ में आई नहीं है, तो इतना कुछ रेलिवेंस का नहीं। ओके, रेजिग्नेशन एज यूजुअल कभी भी रेजिग्नेशन दे सकते, कोई भी व्यक्ति अपने आपको रिजाइन करने के लिए तो हमेशा स्वतंत्र है ना, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं। ओके, नेक्स्ट, इनको निकाला भी जा सकता है, प्रेसिडेंट चाहे तो इनको निकाला भी जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पे इनको निकाला जा सकता है। क्या प्रोसीजर है वो आप लोग देख लेते हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में ये प्रोसीजर नहीं देखा था, तो मैंने इसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है। सेम प्रोसीजर, कॉपी कैट प्रोसीजर वहां पे भी यूज होता है। ओके, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए भी सेम प्रोसीजर है। ओके, कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं है, और जो वहाँ पे ग्राउंड्स थे रिमूवल के, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, वो वही चीज़ यहाँ पे भी लागू होता है। तो प्रोसीजर भी सेम है, वो भी सेम है। आप लोग को मैंने वहाँ पे प्रोसीजर नहीं बताया था, बस ग्राउंड वगैरह बता के शायद मैं आगे बढ़ गया था, मुझे याद आ रहा है। ओके, so he will be they will be removed in the same manner and the same ground as the judge of the Supreme Court. Okay, स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, जो भी एड्रेस होगा वो स्पेशल मेजॉरिटी, दोनों हाउसेस के स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। ओके, ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल क्या है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। नेक्स्ट, ये सब दिया कब गया था? आपके जजेस इंक्वायरी एक्ट, इसके अंदर ये प्रोसीजर वगैरह अंडरलाइन किया गया था। ओके, सो क्या है आपका प्रोसीजर? फर्स्ट, रिमूवल मोशन जो होगा वो 100 मेंबर लोकसभा में अगर उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, अगर उसको जो रिमूवल प्रोसेस का जो मोशन है, रिमूवल मोशन जो है उसको लोकसभा में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो 100 मेंबर्स को उसका सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, 100 मेंबर्स ने उसको साइन किया हो। नेक्स्ट, अगर राज्यसभा में उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है फर्स्ट टाइम, तो 50 मेंबर्स के द्वारा साइन होना चाहिए। ओके, और फिर उसके बाद इसको अगर लोकसभा में है तो स्पीकर को दिया जाएगा, और राज्यसभा में है तो चेयरमैन को दिया जाएगा। ओके, इस इस स्टेज पे जो आपके स्पीकर या चेयरमैन है वो चाहे तो इसको खत्म कर सकते हैं कि नहीं ये फालतू की चीजें मत करो, भगाओ इसको,
ऐसा कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है कि भाई ये मोशन एडमिट नहीं किया जाएगा, या फिर उसको एडमिट कर लेते हैं। अगर उनको एडमिट कर लेते हैं, ठीक है, एक तो रिफ्यूज कर दिया तो खत्म हो गया, सारा खेल खराब खत्म हो गया, ओके, तो आगे बात होने वाली नहीं है। लेकिन अगर उसको एडमिट कर लेते हैं, उसको ये आगे गो अवे कर देते हैं कि हाँ भाई चलो इसके ऊपर क्या बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं, सो इनका एक दायित्व होगा, किसका, आपके जो चेयरमैन होंगे, मतलब आपका चेयरमैन या फिर स्पीकर ऑफ द, जो भी आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा या राज्यसभा जो भी होंगे, वो जहाँ पे भी ये मोशन एक्सेप्ट किया गया है, वो 3 मेंबर कमिटी बनाएंगे, ओके, 3 मेंबर कमिटी बनाएंगे उन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो इनके ऊपर लगाया गया है, जो आपके जज के ऊपर लगाया गया है, वो चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए 3 मेंबर कमिटी बनाई जाएगी। इसके अंदर कौन कौन होने वाला है, चीफ जस्टिस या फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर चीफ जस्टिस के ऊपर ही केस चल रहा है तो सिंपल एक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो जाएंगे। और अगर चीफ जस्टिस के अलावा किसी और के ऊपर चल रहा है तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट मतलब कोई भी अदर हाई कोर्ट भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि भाई ए स्टेट का क्या बोलते हैं अंदर केस हो रहा है और बी स्टेट, मतलब यहाँ के चीफ जस्टिस के ऊपर केस चला जाए तो बी स्टेट का चीफ जस्टिस आके इस कमेटी के अंदर मेंबर हो सकते हैं, ओके। थर्ड, इसके अंदर एक डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट आएंगे, ठीक है, डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट जो कि न्यूट्रल पार्टी की तरह होंगे, ओके। और इन तीनों मेंबर के रिकमेंडेशन पे, इनके जो इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट होगी उसके बेसिस पे अगर ये सिद्ध हो जाता है कि हाँ भाई इनके ऊपर प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी का जो केस चला वो सही है, तो इसको स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू पास होना चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड द वोटिंग एज वेल एज 1/2 या फिर 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब एक मेंबर एक्स्ट्रा होने चाहिए एटलीस्ट, तो मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है। तो आपका आप समझ में आएगा। इसको अगर दोनों साइड दोनों आपके सदनों में से सेम इसी तरीके से स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू पास कर दिया गया तो फिर इसको प्रेसिडेंट जो होंगे वो उसको साइन कर देंगे। प्रेसिडेंट जैसे ही साइन करेंगे उसी दिन से आपके जज जो होंगे वो रिमूव कर दिया निकाल दिए जाएंगे, ओके। आज तक किसी भी जज को, हाई कोर्ट के जज हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, उनको निकाला नहीं गया है। और मैंने सुप्रीम कोर्ट वाले केस में बताया था 2 जन थे जिनके लिए ऐसा केस लाया गया था लेकिन वो डिफीट कर दिया गया था, ओके। सो जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, तो सब कुछ बाकी सारी आपकी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, आपका एपलेट अथॉरिटी, जो आपके हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जितने जितने चीज़ें पड़ी थी वो सब कुछ वैसा का वैसा आप लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट पूरे के पूरे देश के लिए है लेकिन आपका जो हाई कोर्ट है वो स्टेट के लिए होता है, ओके। बस इतना सा चेंजेस करना होगा। इसके अलावा कुछ चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट से इसकी ताकतें कम है, कुछ चीज़ों में इसकी ताकतें सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है, तो उनको हम लोग देख के वाइंड अप करेंगे, ओके। सो जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, जिसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है वो नैरो है आपके सुप्रीम कोर्ट केस। हम लोग को अगर आप लोग को याद होगा तो सुप्रीम कोर्ट के केस में मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का कुछ तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऐसा जुरिस्डिक्शन होता है जो कि जिसके अंदर कोई भी जो मतलब वादी होगा, जिसके मतलब जो केस करना जा रहा है वो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। उसको किसी और रूट से हाई कोर्ट में जा, सुप्रीम सबॉर्डिनेट कोर्ट में जाके फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, वो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो मैंने वहाँ पे बताया था कि भाई स्टेट्स और स्टेट्स के बीच में लफड़ा हो, मतलब झगड़ा हो रहा हो, या फिर स्टेट्स और सेंटर के बीच में झगड़ा हो रहा हो, ठीक है, यूनियन के बीच में झगड़ा हो, या फिर यूनियन और मल्टीपल स्टेट्स हैं उनके बीच में झगड़ा हो रहा है, ठीक है, या फिर यूटीज हैं, स्टेट्स हैं और उनके बीच में यूनियन टेरिटरी मतलब यूनियन से झगड़ा हो रहा है। इन सब के केसेस में आपके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है आपके सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास इससे रिलेटेड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। इसके अलावा मैंने एक और जुरिस्डिक्शन बताया था आपका रिट्स का जुरिस्डिक्शन, ठीक है, रिट्स का, रिट जारी करने का। तो उसमें भी मैंने बताया था कि उसमें भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है लेकिन वो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन नहीं है, क्योंकि सेम जुरिस्डिक्शन जो है वो आपके हाई कोर्ट के पास भी है, ठीक है, आपका 226 आर्टिकल के अंदर, ठीक है। सो मैंने वहाँ पे बताया था, ओके। सो वह सब चीज़ें होकर तो आप लोग को याद आ रहा होगा। तो यहाँ पे उसको शॉर्ट में वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि भाई जो आपका क्या बोलते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आपके हाई कोर्ट के अंदर है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके स्टेट्स वगैरह जैसे स्टेट यहाँ पे चले जाए वहाँ पे जाए, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। हाई कोर्ट के पास पावर्स इतनी नहीं है कि भाई वो दो स्टेट्स के बीच में सुलह मशवरा वगैरह कराए। तो मोस्टली आपके स्टेट के असेंबली के या फिर जो काउंसिल के जो इलेक्शन वगैरह हुए उसके रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह होंगे वो आपके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आ जाएंगे आपके हाई कोर्ट के अंदर, ओके। इसके अलावा मैरिजेस,
फंडामेंटल राइट का एनफोर्समेंट जो आर्टिकल 226 मैंने आपको बताया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ट्रांसफर ऑफ केसेस जो अदर कोर्ट से आए हैं, रेवेन्यू मैटर्स, ये सब आपके इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। जनरली जो आपके केस इलेक्शन से रिलेटेड जो होते हैं और आपके एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट वाले हैं, ये आपके जुरिसडिक्शन में आ जाएंगे, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में, ओके। नेक्स्ट 4 हाई कोर्ट्स आपके कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और दिल्ली, ठीक है। ये सारे के सारे जो आपके हाई कोर्ट्स हैं, वो हाई कोर्ट्स आपके क्या बोलते हैं, हायर वैल्यू के सिविल जुरिसडिक्शन भी देख सकते हैं, ठीक है। सिविल जुरिसडिक्शन मतलब वो जुरिसडिक्शन होता है जो कि मतलब जिसके अंदर बहुत सारे केसेस वगैरह, सॉरी आपको अगर आप लोग डिस्टर्बेंस हो रहा है, आवाज़ का डिस्टर्बेंस अगर आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, कुछ नोटिफिकेशंस वगैरह आ रहे हैं। सो इनके पास कुछ एक्स्ट्रा हाई वैल्यू के मतलब जैसे आपका हजारों करोड़ों का कोई क्या बोलते हैं टर्नओवर, हजारों करोड़ का टर्नओवर के लिए अगर कुछ केस है, तो वो केसेस आपके सिंपल ऐसे हाई कोर्ट्स वगैरह में नहीं देखे जा सकते। सिर्फ 4 ही हाई कोर्ट्स हैं जो इन सबको देख सकते हैं, ठीक है। वेरी फ्यू हाई कोर्ट्स हैव सच पावर्स, ओके, हायर वैल्यू के सब केसेस वगैरह देखने का। तो इसमें से ये 4 आपके सिर्फ हैं, ओके। नेक्स्ट ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि हाई कोर्ट के जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में काफी नैरो है, ओके। लास्ट, किस केस में आपके सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा जुरिसडिक्शन है, तो रिट जुरिसडिक्शन जो है वो आपके सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा होते हैं, ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 के अंदर मेंशन किया गया है कि जो हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट है वो भी रिट्स जारी कर सकता है, सारे के सारे रिट्स जो जो हम लोगों ने बात किए थे, आपके को वारंटो, सर्श्योरे, मैंडमस, प्रोहिबिशन, हेबस कॉर्पस, वो सारे के सारे केस, वो सारे के सारे जो रिट्स हैं वो आपके हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अलॉन्ग विथ एनी अदर केस, ये भी डाला गया है इसके अंदर, ठीक है, एनी अदर केस। इस वर्ड ने, इस 3 शब्दों ने इसका जो जुरिसडिक्शन है उसको बढ़ा दिया एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के लिए हम लोगों ने बात किया था कि जुरिसडिक्शन आपका सीधा टाइट है, 32 आर्टिकल में मेंशन किया गया कि भाई फंडामेंटल राइट्स के इन्फ्रिंजमेंट से रिलेटेड कोई भी केसेस होगा तो वो रिट जुरिसडिक्शन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके जो आपका यहाँ पे दिया गया 226 के अंदर दिया गया है आपके हाई कोर्ट के लिए, उसमें सीधा मेंशन कर दिया गया कि भाई फंडामेंटल राइट के लिए तो कर ही सकता है जैसा सुप्रीम कोर्ट के साथ कर सकता है, वह उसके अलावा फॉर एनी अदर पर्पस, फॉर एनी अदर केसेस, फॉर एनी अदर पर्पस वाला जो केस है ये इसको एक्स्ट्रा बूस्ट दे रहा है और एक्स्ट्रा ताकत दे रहा है कि भाई और भी केसेस में ये रिट जुरिसडिक्शन वगैरह लागू कर सकता है। तो होप करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसी के वजह से आपका जो रिट जुरिसडिक्शन का जो पावर है वो आपके सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है, ओके। इनफैक्ट चंद्र कुमार केस जो 1997 में हुआ था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया कि भाई आपका रिट जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है, इसको किसी भी तरीके से इन्फ्रिंज नहीं किया जा सकता, ओके। और इसके अलावा अगर हाई कोर्ट का ऊपर कोई भी केसेस वगैरह आता है कि भाई टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन इसके बाहर चला गया है, तो ये देखना होगा कि कॉज ऑफ द एक्शन कहाँ पे अराइज करा है। जैसे मैंने आप लोग एग्जांपल में बताया कि भाई अगर किसी स्टेट के जुरिसडिक्शन के अंदर कोई कॉज हुआ है और फिर वो व्यक्ति यहाँ से भाग के चला जाता है तो भी हाई कोर्ट चाहे तो उस व्यक्ति के खिलाफ रिट जुरिसडिक्शन वगैरह पास कर सकती है, ओके। दिस इज ऑल इन द आपके इस वाले वीडियो में। चलिए आप लोग से फिर मिलता हूँ कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक ऐसे पढ़ते रहे, थैंक यू वेरी मच, चलिए।